एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल केसी ट्यूटोरियल पे। और आज हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का है और यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड में कुल 3 लेक्चर में यूनिट खत्म हो जाएगा। लेक्चर नंबर 1 हम ले चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 2 हम लेने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट एंड ऑयल, या आप कह सकते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैट एंड ऑयल, या आपसे एग्जाम में पूछ सकता है राइट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ द फैट एंड ऑयल। तो आज की क्लास में हम 6 अलग अलग केमिकल रिएक्शंस या फिजिकल प्रॉपर्टीज की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। वो 6 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहला है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, दूसरा है सैपोनिफिकेशन, एग्जाम में शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा गया है सैपोनिफिकेशन के बारे में। तीसरा है हाइड्रोजिनेशन, चौथा है हाइड्रोजिनोलाइसिस, पांचवा है रेसिडिफिकेशन एंड द सिक्स्थ वन इज ड्राइंग। ये कुल 6 प्रोसेस है और इन 6 प्रोसेस के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो डालिए पहली हेडिंग है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिसिस? यानी जब किसी चीज को हम पानी की उपस्थिति में तोड़ देते हैं उसी को उसकी हाइड्रोलिसिस कहते हैं। जैसे मैंने कहा HCl, HCl तोड़ो पानी में तो H + Cl- हो जाएगा, या एसिटिक एसिड को तोड़ो पानी में CH3CO- H+ में। तो किसी भी कंपाउंड को जब 2 भागों में हम तोड़ते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। लिसिस मींस तोड़ना और हाइड्रो मींस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपके फैट एंड ऑयल के हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वापस से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाते हैं, यानी अल्कोहल और फैटी एसिड में टूट जाते हैं। तो हम पहले ऐसा लिख सकते हैं कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस fat and oil, they after hydrolysis they gives the alcohol and fatty acid। अब ये जो हाइड्रोलिसिस होती है 3 प्रकार से हो सकती है। वाटर के साथ हो सकती है, एंजाइम के साथ हो सकती है और एसिड के साथ हो सकती है। तो हम लोग बात करेंगे पहली नंबर 1 हेडिंग है, डालिए नंबर 1 हेडिंग नंबर ए, हाइड्रोलिसिस विथ वाटर। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए सबसे पहले एक फैटी एसिड हम बना लेते हैं फ्रेंड। तो चलिए एक फैटी एसिड जो हम बनाने जा रहे हैं, आपको नॉर्मल सा रिएक्शन पता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसको लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हम इसको मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम CH2 और यहाँ लगा देते हैं 15 और COOH, सॉरी यहाँ पे 14 कर देते हैं और यहाँ पे CH3 कर देते हैं। ये क्या हुआ? एक 15 कार्बन का फैटी एसिड हो गया। ठीक है, 15 कार्बन का फैटी एसिड हो गया। उसी तरह से यहाँ पे आ जाओ CH, C++ CH2 14 और दिस इज CH3। और इसी तरह यहाँ पे आ जाओ CH2 C++O और यहाँ पे CH2 14 और दिस इज CH3। देखिए जो 15 कार्बन का ये फैटी एसिड है, एक्चुअली दिस इज द पाल्मिटिक एसिड। ये कौन सा एसिड है फ्रेंड? पाल्मिटिक एसिड। ये एक तरह का फैटी एसिड है जिसका नाम क्या है? पाल्मिटिक एसिड। यानी कि इसमें अब क्या हो रहा है कि पूरा एक फैट का स्ट्रक्चर है। आपकी कार्बन की चेन बदलती जाएगी, 8 9 10 11 12 17 18 ओलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, वो डिपेंड करता है कार्बन की चेन कितनी लंबी है। बाकी जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो अगर हम पहले हाइड्रोलिसिस कराएंगे विथ वाटर, देखिए आपको पता है कि घी और तेल को पानी में हम जल्दी डिसॉल्व नहीं कर सकते, पानी में हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। लेकिन जब वाटर के साथ करना होता है तो हमको एक कैटलिस्ट चाहिए होता है जिसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, और हाई प्रेशर क्रिएट करना होता है। यानी नॉर्मल कंडीशन में कभी भी इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हमें एक जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करना होता है और हाई प्रेशर के साथ करेंगे। जब हम हाई प्रेशर के साथ इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि बॉन्ड जो है यहां से क्रैक करेगा। देखिए ये वाला जो बॉन्ड है वो क्रैक करेगा और वाटर का OH, वाटर का OH इधर जुड़ जाएगा और H उधर जुड़ जाएगा। यानी हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा? CH2 C++O के साथ यहाँ जुड़ेगा H, और CH C++O के साथ जुड़ेगा यहाँ पे H, और CH2 C++O के साथ जुड़ेगा यहाँ पे H। तो ये क्या बन गया? ये बन गया ग्लिसरॉल। क्या बन गया फ्रेंड? ग्लिसरॉल। याद है स्ट्रक्चर कैसे बनता था? और ग्लिसरॉल कितना बना? 1 मोल बना। ग्लिसरॉल का 1 मोल। और यहाँ पे जो अलग होगा मॉलिक्यूल क्या अलग होगा? यहाँ पे अलग होगा HO, CH2 14 और CH3। ठीक है, तो ये इस तरह से एक और बनेगा। हम डायरेक्ट इसको 3 मोल लिखते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि सेम यहाँ इस तरह से टूटेगा। 14 होगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसमें 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा है पाल्मिटिक फैटी एसिड। पाल्मिटिक फैटी एसिड।
तो अब ये क्या हो रहा है कि हमारा देखिए, जब भी हम किसी फैट या ऑयल का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर की उपस्थिति में, तो ये बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है और 1 मोल ग्लिसरॉल और 3 मोल फैटी एसिड हमको प्राप्त हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करिए, जब हम लोगों ने सिंथेसिस की बात की थी लास्ट लेक्चर में, हमने क्या बताया था कि 1 मोल ग्लिसरॉल और 3 मोल फैटी एसिड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल फैट एंड ऑयल। तो सेम उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे फैट एंड ऑयल को हम लोग क्या कर रहे हैं कि उल्टा कर रहे हैं, और जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये ग्लिसरॉल और 3 मोल फैटी एसिड में टूटता है। तो इसमें कैसे लिखेंगे कि बिकॉज द फैटी एसिड एंड ऑयल डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सो द hydrolysis in the presence of water is very difficult. For completing their hydrolysis, this reaction is performed under the catalyst zinc oxide at high pressure. And after the hydrolysis with water, it gives 1 mole of glycerol and 3 mole of the fatty acid. बस यही आपको सेम चीज लिखनी है। अब हम बात करेंगे नंबर बी, एंजाइम हाइड्रोलिसिस। तो एंजाइम हाइड्रोलिसिस इनसाइड द बॉडी होता है। इंसान के अंदर हम जब खाना खाते हैं तो हमारे अंदर जो फैट की हाइड्रोलिसिस, ऑयल की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, पाचन कैसे होता है, एक एंजाइम के द्वारा होता है। और उस एंजाइम का नाम आपने सुना होगा फ्रेंड, दिस इज लाइपेज। किसके द्वारा होता है, लाइपेज। तो सेम रिएक्शन जब लाइपेज एक्टिवेट करेगा, लाइपेज की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस होगी दोस्तों, तो क्या करेगा लाइपेज, सेम बॉन्ड का क्लीवेज करेगा और 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल और 3 मोल क्या बनेगा, फैटी। भले रिएजेंट अलग है लेकिन आपके जो रिएक्शन है वो सेम होगा। तो हम दूसरे पॉइंट, अब आपको ये फिर से बनाना पड़ेगा, मैंने तो मिटा के लिख दिया लेकिन आपको नोट्स में फिर से बनाना पड़ेगा। अब आप क्या लिखेंगे, inside the human body basically lipase enzyme is present, which is a lipid digesting enzyme, and in the presence of lipase hydrolysis after fat gives 1 mole of glycerol and 3 mole of the fatty acid. सेम रिएक्शन आपको फिर से नोट करना है, दिस इज एंजाइम हाइड्रोलिसिस। और इसी तरह से सेम रिएक्शन तीसरा है एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस में हमको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करना है। और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे तो सेम रिएक्शन होगा, ये टूटेगा किसमें, 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल और 3 मोल ऑफ फैटी एसिड। एग्जैक्टली। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, व्हेन फैट एंड ऑयल अंडरगोस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन दे गिव्स 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मोल ऑफ फैटी एसिड। इस ग्लिसरॉल को अल्कोहल भी कह सकते हैं, यानी 1 मोल ऑफ अल्कोहल एंड 3 मोल ऑफ फैटी एसिड। अब आपको फिर से रिएक्शन बनाना है, यहाँ पे H2SO4 लिखते हुए, मुझे नहीं बनाना है, मैंने तो मिटाई काम कर लिया, लेकिन आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा। वाटर भी रहेगा, ठीक है, वाटर के साथ ही होगा रिएक्शन ना, वाटर नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस कैसे हो सकती है, तो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस होती है। अब क्या हुआ, ये हो गया पहला प्रोसेस। अब हम बात करेंगे फ्रेंड दूसरे प्रोसेस की, इसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल से थोड़ा सा डस्टर दीजिएगा, ठीक है। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए एक बार आप समझ लीजिए कि सैपोनिफिकेशन को हिंदी में साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण। तो साबुनीकरण में अगर हम बात करें तो इसको बोल सकते हैं सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने के लिए एक चीज देखिए, अगर आपको कभी घर में साबुन बनाना है तो आप मार्केट से फैट एंड ऑयल लेके आइए, उस फैट एंड ऑयल को बर्तन में गर्म करिए, जब गर्म हो जाए, पिघलने लगे, तो उसमें डाल दीजिए थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और इसको गर्म करते रहेंगे, फिर फ्रेग्रेंस और फ्लेवर डालकर छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक क्या होगा, अल्कोहल अलग हो जाएगा, उसको छान दीजिए और आपको साबुन मिल जाएगा। यही है साबुनीकरण। तो क्या होता है, कोई भी फैट या ऑयल है, ठीक है, ये कोई भी फैट या ऑयल है, जब इसका रिएक्शन कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो क्या होगा, देखिए जैसे वहां पे वाटर था फ्रेंड, टूट रहा था H+OH- में, अब यहाँ टूटेगा Na+ और OH- में। तो आपको पता है कि जब यहां से बॉन्ड टूटता है तो क्या होता है, यहाँ पे OH वाला ग्रुप यहाँ जुड़ता है और H वाला ग्रुप यहाँ जुड़ता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा फ्रेंड, जो ये हमारा रिएक्शन था इसको हम कर सकते हैं, ये तो OH सेम रहेगा। अब क्या होगा, देखिए CH3 CH2 का 14 और यहाँ पे O के साथ H था, यहाँ पे क्या आ जाएगा ONA, इसका नाम हो जाएगा सोडियम पाल्मिटेट। क्या होगा, ये पाल्मिटिक एसिड था, ये हो गया सोडियम पाल्मिटेट। अब ये सोडियम पाल्मिटेट क्या है, ये एक साबुन है, ये एक सोप है। जो सोडियम पाल्मिटेट है वो एक साबुन है। अब ये सोडियम लौरेट हो सकता है, सोडियम स्टेरेट हो सकता है, सोडियम ओलिएट हो सकता है। जितना महंगा साबुन उतना अच्छा ही इसका कंटेंट होता है। तो साबुन कैसे बनाएंगे, साबुन बनाने का तरीका क्या है कि फैट ऑयल लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, कितना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, 3 मोल। देखिए एक फैट के
डिसोसिएशन से 3 मॉलिक्यूल निकलते हैं, तो 3 मोल हमको क्या लेना होगा, 1 मोल फैट ऑयल के साथ 3 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, तो 1 मोल ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा, और जो आपको 3 मोल आपको साबुन के प्राप्त होंगे। साबुन बनाने की इसी क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, या अंग्रेजी में सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड, रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। कैसे लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ द फैट एंड ऑयल इज रिएक्टेड विद द 3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद प्रॉपर हीटिंग, लगातार गर्म करते रहेंगे। देन आफ्टर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, देन आफ्टर रिएक्शन glycerol is separated and 3 molecule of soap is obtained. These soap are the basically salt of the fatty acid. Example sodium palmitate, sodium stearate, sodium oleate, ठीक है। And this process is known as saponification. तो फैट और ऑयल से साबुन बनाने की क्रिया क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। और ये सैपोनिफिकेशन आपको यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से नोट करना है। सेम रिएक्शन कास्टिक सोडा से रिएक्शन कराते हुए, अगर ये पाल्मिटिक एसिड था तो सोडियम पाल्मिटेट बना, ओलिक एसिड होता तो सोडियम ओलिएट बनता, स्टेरिक एसिड होता तो सोडियम स्टीरेट बनता। यानी जिस प्रकार का हम फैट या ऑयल लेंगे उसी प्रकार का साबुन हमको प्राप्त होगा। तो कुछ साबुन क्या होते हैं, आपके आंख में बहुत लगते हैं, कुछ साबुन कम लगते हैं। तो जिस साबुन में कास्टिक सोडा की मात्रा ज्यादा होती है वो हार्ड होते हैं, वो बेसिकली कपड़े धुलने के साबुन बनाए जाते हैं, वो आंख में बहुत तेज लगते हैं। और जिस साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा जितनी कम होती है उतने ही सॉफ्ट साबुन होते हैं, वो स्किन के लिए होते हैं, जो हम लोग नहाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ साबुन से डव होते हैं, और आपने और पियर्स साबुन देखा है जो बहुत कम लगते हैं आंखों में, उसमें कास्टिक सोडा की मात्रा बहुत कम होती है। तो कास्टिक सोडा की मात्रा पर डिपेंड करता है कि साबुन की क्वालिटी कौन सी होगी। तो ये प्रोसेस था फ्रेंड पूरा का पूरा हमारा सैपोनिफिकेशन। अब हम बात करेंगे फ्रेंड एक नया प्रोसेस की, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। तो डालिए तीसरी हेडिंग हाइड्रोजिनेशन, इसकी बात करेंगे। एक नया स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। हम फैट और ऑयल लेकर ही चल रहे हैं और हाइड्रोजिनेशन की बात कर रहे थे। मान लीजिए कि हमारे सामने स्ट्रक्चर है, और अब ये कार्बन की चेन बहुत लंबी भी हो सकती है, 5, 10, 12, 15 कार्बन की, मैं छोटा बना रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड लगा देते हैं और कहीं पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, CH3, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो कुछ भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, अलग अलग कोई डिपेंड नहीं करता। तो अब ये क्या है कि जिस फैट या ऑयल में दोस्तों, जिस फैट या ऑयल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड की मात्रा ज्यादा होती है उसे ऑयल कहते हैं, आपने पहले ही पढ़ा था। और ये क्या होते हैं, दिस इज द अनसैचुरेटेड ऑयल। क्या है ये, अनसैचुरेटेड ऑयल। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, क्या बताया था, डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल। मैंने बताया था कि ऑयल्स में डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि फैट में डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाए जाते। तो ये है अनसैचुरेटेड ऑयल। अब इस अनसैचुरेटेड ऑयल का रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के अलग अलग मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, मोल यूज कर सकते हैं। अब जितना हमको बॉन्ड तोड़ना है उस हिसाब से हम यहाँ पे हाइड्रोजन के, जैसे हमको यहाँ पे 1, 2, 3 तरीका 9 बॉन्ड तोड़ने हैं, हमको 18 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है ना। देखो कितने पाई बॉन्ड है, 3, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ये हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 9 10 11 यानी 12 है, 22 हाइड्रोजन हमको चाहिए, ठीक है। जितने बॉन्ड उसके डबल हाइड्रोजन कर दो, तो यहाँ पे कुछ भी आप हाइड्रोजन यहाँ पे रख सकते हैं। और हाइड्रोजन के साथ साथ हमको निकिल की उपस्थिति में इसको गर्म करना है। निकिल हमारा क्या है, कैटलिस्ट। तो अब क्या होता है फ्रेंड, आपको जितने भी डबल बॉन्ड है, जैसे मैंने माना कि ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इस डबल बॉन्ड में एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो अब क्या होगा कि जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या कहानी होने वाली है देख लीजिए, ठीक है। इसको आप देख लीजिए क्या बनने वाला है। सारे जितने भी हमारे डबल बॉन्ड थे और ट्रिपल बॉन्ड थे, वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये काउंटिंग आप कर लीजिएगा, कुछ काउंटिंग गलत हो सकती है, मेरा पर्पस सिर्फ आपको समझाना है। यानी जो आपका अनसैचुरेटेड ऑयल था पूरी तरह से उसमें हाइड्रोजन लग गया, अब ये सैचुरेटेड फैट बन गया। क्या बन गया, फैट। यानी ऑयल का कन्वर्जन इसमें हो गया फैट में बाय द रिएक्शन कौन सा, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन नाम से क्या लग रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। एडिशन मतलब एडिशन और हाइड्रोजन का, यानी जब भी निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस हम पास करेंगे किसी भी अनसैचुरेटेड ऑयल के साथ, तो सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, सैचुरेट हो जाएंगे और वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सा रिएक्शन है, समझ आ गया होगा आपको। तो आप कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन को कि व्हेन द unsaturated fat and oil is passed with the hydrogen gas in the presence of nickel
then after hydrogenation reaction all the double and triple bonds are saturated and the unsaturated oil is converted into the saturated fat. ये रिएक्शन आपको यहाँ पे बना लेना है। ये हो गया तीसरा प्रोसेस। अगला प्रोसेस है फ्रेंड हाइड्रोजिनोलाइसिस। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसकी बात कर लेते हैं ये कैसे होता है। हाइड्रोजिनोलाइसिस, यहाँ पे हम बॉन्ड तो हटा दे रहे हैं, चाहे तो आप बॉन्ड लगाए रहिए कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे भी आपको बॉन्ड लगाना रहेगा। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस की। देखिए इस बार भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इस बार भी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, लेकिन इस बार हाइड्रोजन के साथ साथ ब्रेक डाउन भी होगा। तो यहाँ पे क्या होता है CuCr2O4 पोटेशियम क्यूप्रस क्रोमेट जो है, इसकी उपस्थिति में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक प्रेशर क्रिएट करने के बाद जब बहुत ज्यादा मात्रा में हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन तो ऐड होगा ही होगा। अब की बार हाइड्रोजन ऐड होने के साथ यहां से हो जाएगी ब्रेकिंग, और जब यहां से हो जाएगी ब्रेकिंग फ्रेंड तो क्या होगा कि इस O के साथ क्या होगा, यहाँ पे H लग जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंपल सा, तो ये क्या होने वाला है, इस यहाँ पे जब ब्रेकिंग होगा तो ये तो OH बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इस बार ब्रेकिंग देखिएगा फ्रेंड यहाँ से नहीं होना, इस बार जो ब्रेकिंग होगा वो यहाँ से होगा। तो यहाँ से होगा तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH C डबल बॉन्ड OH और CH2 C डबल बॉन्ड OH, यानी आपको 1 मोल ग्लिसरॉल का तो मिल जाएगा। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूल थे वो हमको लॉन्ग चेन एल्केन प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, एल्केन। देखिए इसका जो लास्ट वाला OH ग्रुप था वो सैचुरेट हो गया क्योंकि वो O इधर चला आया और H लग गया, तो ये सारे एल्केन प्राप्त होते हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए ग्लिसरॉल बनेगा और एल्केन बनेगा बाय द हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो नाम से क्या लग रहा है, हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजन के मिलने से लिसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस सेक्शन में हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन is passed with the fat and oil in the presence of cuprous oxide या cuprous chromium oxide in the at 200 atmospheric pressure, then the breakdown या hydrogenalysis takes place and it produce 1 mole of alcohol या glycerol and 3 mole of the alkane। यहाँ पे आपको देखिए एल्केन के 3 मॉलिक्यूल और इसके 1 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं। दिस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस, ठीक है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे अगला रिएक्शन है हमारा, ये हमारा हो गया 5वीं हेडिंग है रैंसिडिफिकेशन, इसकी बात करेंगे। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब भी कोई घी या तेल किसी खुले डिब्बे में या डिब्बा खुल जाने के बाद बहुत दिनों तक रखा रहता है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने, तो उसमें एक अजीब सी बदबू आने लगती है, वो सड़ने लगता है। उसी गंध को ही रैंसिडिटी कहते हैं। उसी बदबू क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं कि भैया हमारा घी तेल सड़ गया है, अब ये खाने योग्य नहीं बचा, ये महकने लगता है। या कोई छनी हुई चीज जो तेल, जैसे पापड़ है, चिप्स है, कोई चीज जो तेल में छनी हुई हो और वो आप खुला छोड़ दो एनवायरनमेंट में करीब 2-3 महीने के लिए, तो आप बाद में देखेंगे पैकेट खुलेगा तो बदबू करती है, वो खाने लायक नहीं बचती है, कुछ कड़वा उसका स्वाद हो जाता है। तो ये जो है रैंसिडिटी प्रोड्यूस होना ही कहलाता है रैंसिडिफिकेशन। तो रैंसिडिफिकेशन क्या होता है फ्रेंड, कि जब हमारा फैट या ऑयल किसी भी एनवायरनमेंट में काफी दिनों तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है, तो अंतर आने से इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होने के कारण क्या करता है, ये बैड स्मेल प्रोड्यूस करता है, और बैड स्मेल प्रोड्यूस करने लगता है। इसको बोलते हैं रैंसिडिटी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिफिकेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जो केमिकल प्रोसेस भी कह सकते हैं फैट एंड ऑयल की। तो हम इसमें क्या लिखेंगे फ्रेंड, कि व्हेन फैट एंड ऑयल put under the exposure of environment, then after reaction with the oxygen and carbon dioxide, the fat and oil goes under oxidation, and that's why they produce some bad smell. This is called rancidity of fat and oil, and the process of oxidation of fat and oil is called rancidification. That's it. ये हो गया हमारा रैंसिडिफिकेशन। एक लास्ट होता है 6 ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है फ्रेंड, ये भी सेम सिमिलर की चीज है। यहाँ पे CO2 और O2 दोनों का एक्सपोजर हो रहा है और लाइट का भी एक्सपोजर हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो हम फैट और ऑयल को सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करा दे, सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करा दे, उसको ऑक्सीडेशन करा दे, तो जो फैट और ऑयल होता है वो रफ होने लगते हैं। रफ होने के साथ साथ ड्राई होने लगते हैं, यानी जो उसका
सॉफ्टनेस होता है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट होता है, वो खत्म हो जाता है, वो थोड़ा सा ड्राई होने लगता है, हार्ड होने लगता है, और इसी हार्ड होने को ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये होता है कि व्हेन फैट एंड ऑयल पुट अंडर द ऑक्सीजन, exposure of oxygen, then after oxidation they becomes rough and dry and this process is known as drying। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 अलग अलग प्रोसेस। हम लोग बात कर रहे थे फैट एंड ऑयल के फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज की। अब एक लास्ट लेक्चर हमको इस यूनिट 3 में लेना है, वो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, या हम कह सकते हैं इवेल्युएशन ऑफ द फैट एंड ऑयल। इसमें हम लोग एसिड वैल्यू पढ़ेंगे, सैपोनिफिकेशन वैल्यू पढ़ेंगे, है ना, एस्टर वैल्यू पढ़ेंगे, अलग अलग प्रकार की वैल्यूज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।